अपने पति के होते हुए कैसे एक पत्नी ने बनाया एक अनचाहा रिश्ता। एक दिन की बात है, रात का वक्त। शांतनु के पास अपने घर की एक चाबी हमेशा से रहती ही थी, क्योंकि वो काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहता था। तो निधि को सरप्राइज देने के चक्कर में शांतनु दबे पांव घर का दरवाजा खोल घर में आ जाता है। शांतनु का 5 साल का बेटा मुन्ना अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है और शांतनु के कमरे से किसी के धीरे से बात करने की और हंसने की आवाज आ रही थी। शांतनु को बड़ा ताज्जुब हुआ। वह अपनी पत्नी निधि और अपने बेटे मुन्ने को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना निधि को बताए शांतनु अचानक से दिल्ली से घर आ जाता है। और उसी दिन ऋषभ और निधि का प्यार भी पहली बार सारी सीमाएं तोड़ने जा रहा था। निधि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शायद निधि को उस बात का होश ही नहीं था कि वह आज जिसके साथ है वो उसका पति निशांत नहीं, बल्कि उसका करीबी दोस्त ऋषभ है। बारिश का मौसम था। खिड़की में से ठंडी हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें खिड़की के पर्दों को भीगाती हुई खिड़की के पास खड़े निधि और ऋषभ दोनों के बदन और मन को भी भिगा रही थी। निधि और ऋषभ के होठों से होठ टकराने ही वाले थे। दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। ऋषभ ने निधि की पतली कमर को अपने हाथों से पकड़ के रखा था। निधि ने भी ऋषभ को अपनी बाहों में कस के पकड़ के रखा था, जैसे ही आज सच में कोई अनहोनी होने वाली थी। दोनों को लग रहा था कि जैसे ये वक्त, ये लम्हा बस यही थम जाए और हम दोनों एक दूसरे में समा जाए। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हो गए थे कि उस पल निधि और ऋषभ दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों को जैसे होश ही नहीं था। दोनों कहाँ है और क्या कर रहे हैं, ये दोनों को खुद को भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे। उस वक्त निधि के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, इसलिए शांतनु कमरे के अंदर का दृश्य देख के हैरान हो जाता है। निधि और ऋषभ आधी रात को उसके ही घर में, उसी के कमरे में। निधि ने शांतनु को ये तो बताया था कि योगा क्लास में उसका एक दोस्त भी है, मगर उस दोस्त के साथ दोस्ती इतनी गहरी होगी ये तो शांतनु को भी नहीं पता था। शांतनु कुछ समझ पाए उससे पहले ही ऋषभ को लगा कि कमरे के बाहर कोई तो है। ऋषभ ने फट से निधि को इशारा किया कि बाहर कोई तो है और निधि को धक्का देते हुए अपनी शर्ट का एक बटन बंद करने लगा, जो निधि को खींचने पर गलती से खुल गया था। निधि ने भी जल्दी में अपना नाइट गाउन ठीक कर लिया और अपने बिखरे हुए बाल भी ठीक कर लिए। तब तक शांतनु सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी पानी की बोतल से पानी पीने लगा। तब तक ऋषभ और निधि भी साथ में ही घर में कौन आया है ये चेक करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सामने शांतनु को देखकर पहले तो दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बात को संभालने के लिए ऋषभ ने सामने से शांतनु की और हाथ बढ़ाते हुए कहा कि मेरा नाम ऋषभ, शायद हम पहली बार मिले हैं। मैं निधि का दोस्त हूँ। उसने आपको ये बताया ही होगा। मुन्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अस्पताल ले गए थे। निधि को अकेले में डर लग रहा था, इसलिए हम कुछ देर बातें कर रहे थे। निधि ने भी जरा डरते हुए बात को संभालते हुए शांतनु से कहा कि आप यहाँ अचानक कैसे? आपने आने की खबर क्यों नहीं दी? शांतनु एक पल के लिए तो निधि और ऋषभ दोनों का सामना नहीं कर सका, इसलिए शांतनु दीवार की ओर मुंह करते हुए बोला कि आने की खबर देता तो मुझे आज यहाँ जो मेरी गैर मौजूदगी में जो हो रहा है उसे के बारे में पता कैसे चलता। निधि ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं और ऋषभ सिर्फ दोस्त ही है और मैंने आपसे ये बात बताई भी थी। शांतनु ने कहा, हाँ बताया तो था, मगर ये नहीं बताया था कि आधी रात को भी तुम दोनों साथ रहते हो, वो भी मेरे घर में और मेरे ही कमरे में। निधि शांतनु की बात सुनकर एक पल के लिए डर गई और शांतनु को समझाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। आज सच में मुन्ना बहुत बीमार था। हम दोनों उसे अस्पताल लेके गए थे और घर आकर दवाई और खाना खिलाकर जैसे तैसे उसको सुलाया है। आपकी गैर मौजूदगी में हमारी बहुत मदद की। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बातें करते हैं। आप तो काम के बहाने से दिल्ली जाकर बस गए, मगर हमारा क्या? मुन्ने को भी पूरा दिन में मैं ही संभालती हूँ। के सवाल अब मुझे परेशान करने लगे हैं। पापा कब आएंगे, कब आएंगे? शांतनु की नजर अब ऋषभ के चेहरे पर आके रुक गई।
ऋषभ ने भी हिम्मत करके कह दिया कि आज तक हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे आपको ये निधि के नाम पे कोई दाग लगे। शांतनु ने कहा, अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने मेरे घर में और मेरे ही कमरे में न जाने कितनी रातें साथ में बिताई होगी। दीदी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ या करता था। आज ये सब देखने के बाद निधि ने शांतनु को समझाते हुए कहा, शांतनु, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऋषभ आज पहली बार हमारे घर आया है। उसने जो भी कहा वो सब सच ही है। अब मैं तुम्हें ये सब कैसे समझाऊं कि हम दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। शांतनु ने कहा, चलो माना भी लूं कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, मगर होने जा तो रहा ही था। शायद इतनी भी भोली मत बनो। तुम दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं जो तुमको ये सब क्या हो रहा है वो पता नहीं हो। ऋषभ समझदार था। उसने बात को संभालते हुए कहा कि जो भी हुआ उसमें मेरी और सिर्फ मेरी ही गलती थी। निधि को आप कुछ ना कहिए तो अच्छा होगा। इस वक्त आप गुस्से में हैं, बहुत दूर से आए हैं। हम इस बारे में आज नहीं कल बात करेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ। निधि सिर्फ ऋषभ को जाता हुआ देखती रही। इस तरफ शांतनु गुस्से में अपने मुन्ने के पास जाकर सोने की कोशिश करने लगा। निधि वही सोफे पे बैठ गई। उस तरफ ऋषभ अपने घर जाकर अपने बेडरूम की खिड़की के आगे खड़ा रह गया और आसमान की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। निधि, शांतनु और ऋषभ तीनों के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। अब आगे क्या होगा? अब आगे शायद हर एक के जीवन में शादी के बाद भी कुछ न कुछ वजह से ऐसे दिन जरूर आता होगा जब दिल के आगे लोग सब कुछ हार जाते हैं। औरत को सिर्फ प्यार चाहिए, उसे अपने पति का साथ चाहिए तो वो दुनिया में आए हर तूफान से भी लड़ जाए। मगर जब उसे वह प्यार ही ना मिले तो उसका मन उस प्यार को हर इंसान में ढूंढने लगता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। प्यार तो आखिर प्यार ही होता है। मगर बस यही प्यार उसे एक दिन ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। बीच मझधार में जाकर वह कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए रुक सी गई हो, सांसें कुछ पल के लिए जैसे रुक सी गई हो। दोनों तरफ उसे बस डूबना ही है, चाहे शांतनु कितना भी अच्छा हो। मगर बात यह है कि वह उसके पास नहीं था, उसके साथ नहीं था। शादी के वक्त निधि का पति शांतनु वही इलाहाबाद में ही जॉब करता था, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसका तबादला सीधे दिल्ली शहर में हो गया। और दिल्ली शहर में रहना इतना आसान नहीं। शांतनु की कंपनी में से उसे घर तो दिया था, लेकिन एक घर में 3 लोग साथ में रहते थे। ऐसे में वो अपनी पत्नी निधि को कैसे बुलाए? उसने निधि से कहा कि कुछ वक्त ऐसा ही रहना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलने घर कभी कभी बीच में आता जाता रहूंगा। कुछ वक्त के बाद मैं यहाँ अपना ले लूंगा, तब तुमको यहाँ बुला लूंगा। निधि क्या कहती? काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोच उसने हाँ कर दी। दिन बीतते गए, निधि के महीने चढ़े। शांतनु कभी कभी उसे मिलने आ जाया करता। फोन पे भी रोज बातें हो जाती। निधि को लड़का हुआ। शांतनु तब छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए निधि और अपने बेटे के साथ रहा। फिर 25 दिन के बाद शांतनु फिर से दिल्ली चला गया। छोटे बच्चे के साथ निधि फिर से अकेली पड़ जाती। वक्त बीतता गया। निधि का लड़का 3 साल का हो गया। अब वह स्कूल जाने लगा, तो अब निधि घर में काम निपटा के योगा क्लास जाना शुरू कर दिया। मुन्ने के आने के बाद उसका वजन काफी बढ़ भी गया था, इसलिए शांतनु ने ही कहा कि योगा क्लास जाना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा। बाहर जाओगी, दूसरे लोगों से मिलोगी, नए दोस्त हो जाएंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं भी तो यहाँ जिम जाता ही हूँ ना। वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने भी तो वजन कम करने को भी तो कहा है। निधि को शांतनु की बात सही लगी। वो मुन्ने को स्कूल छोड़ने के बाद रोज 2 घंटा योगा क्लास जाने लगी। घर में निधि बोर हो जाती थी तो उसने जॉब भी शुरू कर दी। अब निधि के पास शांतनु के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहता। पहले दोनों में बातें हो जाती, अब हफ्ते में 2-3 दिन ही बातें करते। उस तरफ शांतनु भी जिम जाता। उसने भी वहाँ नए दोस्त बना लिए थे, इसलिए कभी कभी पार्टी में भी जाने लगा। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगे। योगा क्लास में निधि के साथ एक ऋषभ नामक
का एक लड़का भी आता था जो शायद उससे उम्र में छोटा था। बात करते करते ऋषभ और निधि के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। वक्त मिलते ही दोनों अब योगा क्लास के अलावा मूवी देखने जाते, शॉपिंग करने जाते। मुन्ने को भी ऋषभ से काफी लगाव हो गया। आखिर निधि भी तो एक इंसान ही है, उसे भी प्यार की अपनेपन की जरूरत है। हर औरत को दो पल किसी के साथ अपने मन की बात करना अच्छा लगता, जो उसे सुने, उसे और उसकी बातों को समझे। और ऐसे में अगर वो बस कोई दो मीठे बोल बोल दे तो वह उसकी ओर खींची चली जाती है। कभी कभी औरत पैसे और गहनों के अलावा प्यार की भी भूखी होती है। बस निधि अपने प्यार को ही ढूंढ रही थी, जो एहसास उसे ऋषभ के साथ रहते हुए महसूस किया, वो कभी उसने शांतनु के साथ महसूस नहीं किया। शांतनु से वो प्यार तो करती थी, मगर वह उसके साथ हो कर भी ना थी। ऋषभ के साथ रहते हुए निधि अपने सपनों की दुनिया में चली जाती। उसे ऐसा लगता कि उसका सपना सच हो रहा है। ऋषभ के साथ बातें करके निधि को बहुत अच्छा लगता। उसके मन का बोझ जैसे उतर जाता। वो जानती थी कि वह जो महसूस कर रही है वो गलत है, मगर दिल तो आखिर दिल ही है। कब कहाँ किस पर आ जाए कुछ भी कह नहीं सकते। शांतनु निधि को इस बार खुशखबरी देने आया था कि अब उसने दिल्ली में अपना खुद का घर ले लिया है और अब वह सब साथ में रहेंगे। शांतनु निधि और अपने मुन्ने साथ ले जाने के लिए ही आया था, मगर अब यहाँ के हालात कुछ और ही थे। शांतनु ने अपने आने में थोड़ी देर कर दी। उससे ऐसा लगा आज की रात मान लो जैसे इम्तिहान का रात थी। निधि, शांतनु और ऋषभ तीनों विचार शून्य हो गए थे। अचानक से ये सब क्या हो गया? किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब आगे क्या? बस यही सवाल तीनों को सताए जा रहा था। खास तौर पर शांतनु को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि निधि पहले से ही इतनी सीधी सादी लड़की थी कि वो ऐसा कुछ करेगी ये शांतनु कभी सोच भी नहीं सकता था। निधि एक बड़े संस्कारी घर की और संस्कारी माँ बाप की लड़की थी, जो पूजा पाठ किया करती। हर तीज त्योहार पर वो मंदिर जाया करती, व्रत उपवास रखा करती। पतिव्रता औरत आज अपने पति को भूलकर अपना पतिव्रता व्रत तोड़कर किसी और के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बारे में एक बार सोचूं तो हाँ, ये सब बात सच है कि मेरा भी दिल किसी पे आ गया था, मगर मैंने अपने आप को संभाल लिया था। तो फिर निधि अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकी? इतने सालों में जो नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया? या तो उस लड़के ऋषभ ने उसको अपनी बात में लाके उसे फंसाया है, या तो कुछ और बात। मुझे सही बात का पता लगाना ही होगा। मैं निधि और मुन्ने को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। उस तरफ ऋषभ भी सोच में डूबा हुआ था कि ये मुझसे क्या हो गया। निधि तो मुझसे बड़ी है, फिर मैंने उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा? प्यार था, लेकिन वो दोस्ती वाला प्यार था। मैं ऐसे निधि और शांतनु के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मेरी और निधि की जब दोस्ती हुई थी, तब शुरू में निधि ने मुझसे कहा था कि वो अपने पति शांतनु और मुन्ने से बहुत प्यार करती है। शांतनु की तारीफ भी किया करती थी। फिर मैं उसकी दुनिया में तूफान लेके क्यों आ गया? कल रात को जो कुछ भी हुआ वो ना तो मैं ऐसे कुछ चाहता था और ना ही निधि। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निधि इतनी अच्छी है, ऐसी औरत की जिंदगी में मैंने आकर एक सब में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब इस उलझी हुई बात को मुझे ही सुलझाना होगा। नहीं, मैं ऐसे निधि और शांतनु दोनों के बीच नहीं आ सकता। बस यही सब सोचते हुए ऋषभ भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक और निधि अपने दोनों पैरों के बीच अपना सिर छुपाए बस रोई जा रही थी। कभी निधि ऋषभ के बारे में सोचती तो कभी अपने पति शांतनु के बारे में। शांतनु एकदम से चुपचाप रहने वाला, फोन पे भी सिर्फ कुछ काम की ही बातें करते, किताबें पढ़ने वाला, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, सब पे बोलने वाला, ना ही किसी से लड़ना झगड़ना, बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला। मगर ऋषभ शांतनु से एकदम अलग था। हमेशा सबके साथ खुश रहने वाला, सबको हंसाने वाला। बातें तो उसकी कभी खत्म ही नहीं होती। घूमना फिरना, नाचना गाना, सब कुछ उसे पसंद था। फिर क्यों किसी का दिल उस पर ना आ जाता?
बस इन्हीं सब उलझनों में रात बीत गई। सुबह हो गई। अब तो शांतनु और निधि एक दूसरे से नजर कैसे मिलाए, यह भी एक प्रश्न हो गया। मुन्ने को आज भी बुखार था तो निधि मुन्ने के लिए दवाई और नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। मुन्ना, मामा कहता हुआ निधि को पुकार रहा था। अपने पापा को इतनी महीने बाद अपने पास देखकर मुन्ना शांतनु के गले लगा हुआ था। शांतनु भी अपने मुन्ने को गले लगाकर उससे प्यार कर रहा था। कमरे में निधि को जाता देख शांतनु ने जैसे नजर चुरा ली। निधि को शांतनु की आंखों में बहुत सारे सवाल नजर आ गए, मगर आज निधि शांतनु से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसलिए निधि ने पहले मुन्ने से बात करना शुरू किया। चलो मुन्ना, आपकी दवाई और नाश्ते का वक्त हो गया है। आप पहले उठकर ब्रश कर लो, बाद में दवाई के साथ नाश्ता कर लो। मुन्ने ने कहा, नहीं माँ, आज नहीं, आज कुछ भी मन नहीं है और ये दवाई भी बहुत कड़वी है, उस मूछ वाले डॉक्टर अंकल की तरह। निधि ने कहा, ऐसा नहीं कहते। देखो, तुम्हारे लिए आज मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे जो बनाए हैं। वाह, क्या पापा को दे दूं? शांतनु ने कहा, वाह, आलू के पराठे, वो भी तुम्हारी मम्मी के हाथों के? मुझे दे दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर निधि ने एक नज़र शांतनु की ओर देखते हुए सोचा कि अरे, कल रात को उस चक्कर में शांतनु ने भी कुछ नहीं खाया। तभी मुन्ना फटाक से उठकर बोला, नहीं, आलू के पराठे तो मैं ही खाऊंगा। मुन्ने की बात सुनकर एक पल के लिए निधि और शांतनु दोनों के चेहरे पे हंसी आ गई। मुन्ने ने कहा, मैं अभी ब्रश करके आता हूँ, पापा आप मेरे पराठे को हाथ भी मत लगाना, मुझे भूख लगी है। कहते हुए मुन्ना वॉशरूम की ओर भागता हुआ चला जाता है। निधि ने मौके का फायदा उठाते हुए शांतनु से कहा कि आपने कल रात को जो भी शायद कुछ खाया नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए भी पराठे बनाकर लाती हूँ। कहते हुए निधि कमरे से बाहर किचन की ओर जाने लगी। तभी पीछे से शांतनु ने सख्ती से कहा कि रुको, मुझे अब तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना और मुझे भूख भी नहीं है। वो तो मैंने मुन्ने को मनाने के लिए कह दिया था। तुम जाओ, मुन्ने को मैं नाश्ता करा दूंगा, तुम जाकर अपने पराठे खाओ। शांतनु की बात सुनकर निधि की आंखें भर आई। तभी मुन्ना पापा पापा कहते हुए वॉशरूम से बाहर आता है और अपने पापा की गोद में बैठते हुए कहता है कि आप कब आए पापा? आपको पता है मैं आपको कितना याद करता था। फिर ऋषभ अंकल कल घर आए थे, हमने साथ में टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा, बड़ा मजा आया था। मम्मा, ऋषभ अंकल कहाँ है? वो चले गए क्या? कल रात के लिए मुझे उनको थैंक यू कहना था। अगर वो अस्पताल में हमारे साथ नहीं आते तो मैं वह मूछ वाले डॉक्टर से इंजेक्शन कभी नहीं लगवाता। मुझे उस डॉक्टर को देखकर ही डर लगता है। पापा, आपको पता है वो डॉक्टर के काले घुंघराले बाल, लंबी दाढ़ी और लंबी मूछें थी और बार बार खांसे जा रहा था। फिर ऋषभ अंकल ने मुझे कस के गले लगा लिया था और मुझे बातों में लगाए रखा। डॉक्टर अंकल ने कब इंजेक्शन लगा लिया मुझे पता ही नहीं चला। मम्मा ने भी डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। 3 दिन से स्कूल भी नहीं गया। अब आज आप आ गए हैं तो देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये पापा आ गए, पापा आ गए, कहते हुए मुन्ना शांतनु के गले लग जाता है। शांतनु फिर से एक बार निधि की ओर देखता है। निधि ने सामने से ही कह दिया कि आप परेशान हो जाएंगे, यही सोचकर मैंने आपको मुन्ने की बीमारी के बारे में नहीं बताया। फिर आंखें से जैसे निधि कह रही हो कि मुन्ने ने जो कहा वो सब सच ही है, जैसे आपके बिना सच में हमारी दुनिया अधूरी है। शांतनु ने मुन्ने को कहा, चलो अब तुम पहले नाश्ता कर लो और साथ में दवाई भी खा लो, हम बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना है। मुन्ना शांतनु को फिर से गले लग जाता है और कहता है कि नहीं पापा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो अच्छा है कि ऋषभ अंकल के साथ कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं, वरना हमारा क्या होता। मेरे सारे दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं, मगर आप तो यहाँ होते ही नहीं हो। शांतनु मुन्ने को समझाते हुए कहता है कि अरे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, बस कुछ काम है, अभी आया। मुन्ने ने कहा, प्रॉमिस? शांतनु ने कहा, पक्का वाला प्रॉमिस?
शांतनु कहते हुए मुन्ने के कमरे से बाहर चला जाता है। निधि शांतनु को जाता हुआ देखती रह जाती है। निधि की समझ में इतना तो आ ही गया था कि शांतनु उससे बहुत नाराज है। शांतनु अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाता है, मगर कमरे में जाते ही उसे कल रात को जो ऋषभ और निधि को साथ में देखा था वही नजर आने लगा। इसलिए निशांत अपने कमरे में ही नहीं गया और कार की चाबी लेकर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। 2 दिन बाद शांतनु कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। तब वहां शांतनु से मिलने एक लड़की आई जिसका नाम मोनिका था। दिखने में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल थी, नए जमाने की लग रही थी। छोटे मिनी स्कर्ट और टॉप पहना था और पैर में बड़ा सा सैंडल, हाथ में एक पर्स था और महंगे वाला मोबाइल भी था। शांतनु ने उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहा कि सॉरी, मगर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? मोनिका ने कहा, जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ। वैसे मैं निधि की योगा क्लास की दोस्त हूँ और काफ़ी वक्त से हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसने आपके बारे में सब बताया था। शांतनु ने कहा, ओह ऐसी बात है, तो निधि ने मेरे बारे में आपको क्या बताया? मोनिका ने कहा, बहुत कुछ जो शायद आप अपने बारे में भी नहीं जानते। शांतनु ने मोनिका की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हाँ, तो अब मुझे अपने बारे में आप बताएंगे, मगर पहले मुझे ये जानना है कि आप मुझसे मिलने क्यों आई हो और आपको मुझसे क्या काम है। मोनिका ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी और निधि के बीच जो भी गलतफहमी चल रही है बस उसी को दूर करने आई हूँ। शांतनु ने कहा, ओह, तो निधि ने आपको शायद सब सच बता दिया ऋषभ के बारे में। मुझे उन दोनों के बारे में कोई बात नहीं करनी और सुननी भी नहीं है, इसलिए अब आप जा सकती हो। मोनिका ने कहा, जिंदगी में एक मौका हर किसी को देना चाहिए, खास तौर पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तो जरूर, क्योंकि फिर कुछ साल बाद जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब पछताने के अलावा जिंदगी में और कुछ भी नहीं रह जाता। ये मैं अपने तजुर्बे से ही बता रही हूँ, इसलिए अपने लिए ना सही लेकिन अपने मुन्ने के लिए अपने आप को और निधि को एक मौका दे दीजिए। शांतनु ने कहा, ओह, तो आप मुझे समझाने आई हो कि मैं निधि को माफ़ कर दूं और उसकी गलतियां भूलकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दूं। ये जानने के बावजूद भी कि वह अब पहले जैसी निधि नहीं रही, अब वह बदल गई है। मोनिका ने कहा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलती नहीं, गलती है, निधि से गलती हुई है और अब वह अपनी उस गलती पे पछता भी रही है। मगर एक बात सच कहूँ तो गलती निधि के साथ साथ मेरी भी है, क्योंकि जहाँ तक मैं निधि को जानती हूँ वहाँ तक निधि बहुत ही सीधी साधी लड़की है। उसका मन बहुत ही साफ है, ना ही किसी आना जाना, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। पता है वह ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत थी जिसका पति ज़्यादातर बाहर रहता था। उसे अपनी मर्यादा में रहना था, अपना पतिव्रता धर्म निभाना था। अगर वह किसी से बात करेगी तो कोई क्या कहेगा, उसके बारे में क्या सोचेगा, बस वही सब दूसरों के बारे में सोचकर निधि ने अपने आप को एक पिंजरे में बांध के जैसे रख दिया था। निधि आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी और आज भी आपसे ही प्यार करती है। बस गलती मेरी थी, वो मेरी बातों में बहक गई। मैंने ही निधि को ऋषभ से दोस्ती आगे बढ़ाने को कहा था और मैंने ही उसकी आंखों में सपने दिए, मैंने ही उसे आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए। बस गलती देख नहीं पाई और बादलों के पास इतने करीब चली गई कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। बस जो भी हुआ वो सच कहूँ तो सिर्फ एक पागलपन था, एक जुनून था जो निधि इतने सालों में आपसे ढूंढ रही थी, जो उसे ऋषभ में दिख गया। माना कि उसके लिए आप परफेक्ट हो, मगर उसकी सोच के हिसाब से, उसकी जिंदगी जीने के तरीके से, उसके सपनों का राजकुमार आप नहीं बल्कि ऋषभ था। ऐसा निधि ने सिर्फ और सिर्फ महसूस किया। निधि को वो प्यार या कहूँ तो वो एहसास कुछ पल के लिए नसीब हुआ, जो शायद में किसी लड़की को ही वह प्यार, वह एहसास, वह लगाव, वह अपनापन मिला हो। वह अधूरी सी बातें, यादें, फरियादें, जो भी था वो प्यार नहीं, समझ लो सिर्फ एक एहसास था
और उस एहसास की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह उसे भी नहीं पता था। निधि अब आपसे तो क्या, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पा रही। उसे ये लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है। एक शादीशुदा औरत को, वो भी एक बच्चे की माँ को, ये शोभा नहीं देता। एक तरफ दिमाग हर पल कहता कि ये गलत है, मगर दिल है कि मानता नहीं। वो तो कुछ और ही सोच रहा होता है। आप भी तो इतने साल निधि से दूर रहे हो, तब आपको भी तो वहाँ कोई न कोई मिला होगा जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लगे, जिसके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगे, जिसका इंतजार करना आपको अच्छा लगे। शायद कोई न कोई कहीं तो इस जिंदगी में कभी न कभी कुछ तो हुआ होगा। जरा याद कीजिए। और हाँ, निधि आज भी पहले की तरह पवित्र है। आप मानो या न मानो, ये आप पर निर्भर करता है। और उसे आज सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है, वरना वो जिंदगी भर अपने आप को इस गलती के लिए कोसती रहेगी और अपने आप को दोषी ठहराती रहेगी। इसलिए उसे एक बार माफ कर दो, उसे अपने पास बुला लो, उसे इतना प्यार दो कि फिर कभी कोई ऋषभ की जिंदगी में आने की जगह या वजह न रहे। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, वहाँ तक औरत सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी है, जिसके लिए वो कभी कभी अपने आप को भूल जाती है, हर सीमा हर बंधन को तोड़ जाती है। बस उसे अपने पास और अपने साथ रख लो। शांतनु, मोनिका की ये बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, जैसे शांतनु को एक पल के लिए कुछ याद आ गया हो। फिर शांतनु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ओह, यह सब बात को टालने के बहाने हैं। अब आपको जो कहना था कह दिया, मैंने सुन लिया। अब मुझे जो कहना है वो मैं करूँगा। आप जा सकते हो। मोनिका ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आपको सोचना है, पंछी को खुले आसमान में उड़ने देना है या उसे पिंजरे में बंद करके रखना है। कहते हुए मोनिका वहां से चली जाती है। मोनिका की बात सुनकर शांतनु फिर से सोच में पड़ जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। इसलिए शांतनु कुछ देर बाद घर जल्दी चला जाता है। घर जाके शांतनु ने देखा कि घर का दरवाजा खुला ही था और निधि सोफे पर अपने दोनों पैरों के बीच में अपना मुंह छिपाए बैठी। शांतनु को उसके धीरे धीरे से रोने की आवाज सुनाई दी। शांतनु निधि को रोते हुए कभी नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी इस बार न जाने क्यों शांतनु को निधि के पास जाकर उसे चुप कराने का मन नहीं किया। वह उसे वही रोता छोड़ अपने मुन्ने के कमरे में चला गया। मुन्ना कमरे में नहीं था और साथ में उसकी स्कूल बैग और यूनिफॉर्म भी नहीं थी, इसलिए शांतनु समझ गया मुन्ना इस वक्त स्कूल गया होगा। मुन्ने के कमरे में बस ऐसे ही शांतनु ने 2-3 चक्कर लगाए, जैसे कि वो खुद एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हो। निधि का सामना करना भी अब शांतनु को अच्छा नहीं लगता था। शांतनु अब निधि से जितना हो सके दूर ही रहने लगा। तभी कमरे के बाहर से किसी के आने की आहट हुई। शांतनु ने सोचा, अब कौन आया होगा। ये सोचते हुए शांतनु कमरे से बाहर आता है तो बाहर ऋषभ अपने एक हाथ में बड़ी सी बैग लिए, अपने कंधे पर दूसरी बैग लटकाए हुए, ब्लू जींस और वाइट टी शर्ट, हाथों में स्पोर्ट्स वॉच, आंखों पे नीला चश्मा, नीले रंग का गॉगल्स और बहुत ही महंगे वाले वाइट शूज पहने वहां खड़ा था। एक नज़र में ऋषभ की पर्सनैलिटी को देखकर किसी का भी मन उस पर आ जाए, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। शांतनु को याद आया कि उसने भी गलती से दरवाजा खुला छोड़ रखा था, इसलिए ऋषभ को दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन यूं अचानक ऋषभ को अपने घर में अपने सामने देख ताज्जुब हुआ। फिर भी बात को आगे बढ़ाते हुए जरा अकड़ से शांतनु ने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों ने साथ में जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है और अगर तुम निधि को अपने साथ ले जाना आए हो तो खुशी से ले जा सकते हो। मेरी परमिशन की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जब साथ घूमे फिरे अपनी मर्जी से तो तब आगे की जिंदगी जीने का हक और फैसला भी तुम दोनों पर ही छोड़ता हूँ। तुमको जो ठीक लगे वह करो, लेकिन मेरे सामने और मेरे घर में तो ये बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मुन्ना मेरा है और वो मेरे साथ ही रहेगा। जिसको जाना है जा सकता है। कहते हुए शांतनु एक नज़र रोती हुई निधि पर डालता है तो दूसरी नज़र ऋषभ पर, और अपनी बात खत्म कर मुड़ते हुए वापस मुन्ने के कमरे की ओर आगे बढ़ता है। शांतनु अपने कमरे की ओर आगे बढ़े उससे पहले ही ऋषभ अपनी बैग
निकाल कर भागते हुए जैसे शांतनु की ओर बढ़ता है और शांतनु को जैसे रोकते हुए उसके पैर पकड़कर अपने दोनों घुटने के सहारे जमीन पर सिर झुकाए बैठ जाता है। ऋषभ शांतनु से कहता है, आप गलत समझ रहे हैं सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शांतनु अपने पैरों को छुड़ाते हुए बिना मुड़े ही कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम दोनों को जो ठीक लगे सो करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ऋषभ और शांतनु की बातों को निधि सुन रही थी। ऋषभ ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि प्लीज सर, एक बार बात सुन लीजिए, मेरे लिए ना सही, निधि और मुन्ने के लिए, उनके प्यार के वास्ते। अब शांतनु के पास उसकी बात सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए थोड़ा अकड़ कर अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ पर पीछे कर हाथों की बंद मुट्ठी बनाते हुए ऋषभ की बात सुनने के लिए रुक जाता है और कहता है कि अच्छा, जो भी कहना है जल्दी से कह दो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। अपनी बात बताने के लिए मैं तुमको सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, जो भी कहना है कह दो। ये सुनते ही ऋषभ, जो कब से अपने घुटने के बल अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और शांतनु का हाथ पकड़कर उसे निधि के बगल में बिठा देता है। एक पल के लिए जैसे छोटा बच्चा जिद कर रहा हो, ऐसा शांतनु को लगा। वह इस बार बिना किसी शिकायत के निधि के बगल में बैठ जाता है, मगर सच में शांतनु और निधि दोनों अब एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, एक दूसरे से जैसे नजरें चुरा रहे थे, ऐसा ऋषभ को लगा। शांतनु और निधि दोनों ही कभी जमीन तो कभी आसमान की ओर देखे जा रहे थे। तभी ऋषभ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर, आपको ये जानने का हक है कि मेरे और निधि के बीच इतने दिनों से क्या था, क्यों और कैसे। सबसे पहली बात तो हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, मगर अब से मान लो कुछ भी नहीं। हम दोनों अब से एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको पता है, जब भी निधि और मुन्ने से मिलता, तब तक निधि ने सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बात की है कि शांतनु ऐसे है, शांतनु वैसे है, शांतनु को पिज्ज़ा बहुत पसंद है और मीठे खाने के तो वो दीवाने हैं। बारिश में सब पकोड़े और चाय मंगवाते हैं तो मेरा शांतनु आइसक्रीम खाता है। सर्दियों में लोग चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं तो शांतनु बिना स्वेटर के लॉन्ग ड्राइव करने ले जाते हैं और मैं उन्हें जोर से पकड़कर बैठी रहती हूँ। शांतनु ये, शांतनु वो, शांतनु के अलावा और कुछ नहीं कहा कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहती है। आपकी इतनी दीवानी है कि उसे अपने आप को का भी होश नहीं। आपके गैर मौजूदगी में वह आपको बहुत याद करती थी, अकेले में रोया करती थी, लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ी, मुन्ने के अटपटे सवालों का जवाब देना। वो सांसें लेती तो भी आपके नाम से। उसकी सुबह और शाम आपकी तस्वीर देख के ही होती थी और आज भी होती है। आप चाहे तो अब भी उसके मोबाइल में तस्वीर को देख सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ऋषभ कहता है कि उस रात ये सच है कि मैं और नेति एक दूसरे के इतने करीब आए जब आपने हमको देखा, मगर उस पल भी निधि मेरे साथ नहीं, बल्कि जैसे कि वह आपके साथ ही थी। निधि अपनी आंखें बंद कर शांतनु 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 बस आपका ही नाम ले रही थी। मैं उसको रोकता उससे पहले ही आप वहां आ गए, और अगर आप ना आते तब भी मैं वह होने नहीं देता जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं निधि जी से प्यार नहीं बल्कि उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और हाँ, आखिर में मैं अब आप दोनों की ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे सिंगापुर में एक बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफ़र आया है, जिसके लिए मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा था। अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। आप और निधि साथ रहे और साथ रहेंगे। मैं ना ही कभी था और ना ही कभी आप दोनों के बीच आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। समझ लेना, एक हवा का झोंका दरवाजे से आया और खिड़की से चला गया। तभी ऋषभ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सर, आपको ये जानने का पूरा हक है कि मेरे और निधि के बीच इतने दिनों से क्या था और कैसे और क्यों। सबसे पहली बात तो हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, मगर अब से मान लो कुछ भी नहीं। हम दोनों अब से एक दूसरे के लिए अजनबी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको पता था, जब भी मैं निधि से और मुन्ने से मिलता, तब निधि ने सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें
की थी कि शांतनु ऐसे है, शांतनु वैसे है। शांतनु को पिज़्ज़ा पसंद है और मीठे खाने के तो वो दीवाने हैं। बारिश में सब पकोड़े और चाय मांगते हैं तो मेरा शांतनु आइसक्रीम खाता है। सर्दियों में लोग चादर ओढ़ के सो जाते हैं तो शांतनु बिना स्वेटर के लॉन्ग ड्राइव करने ले जाते हैं और मैं उन्हें जोर से पकड़कर बैठी रहती हूँ। शांतनु ये, शांतनु वो। शांतनु के अलावा और कुछ नहीं कहा कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहती है। आपकी इतनी दीवानी है कि उसे अपने आप का भी होश नहीं। आपकी गैर मौजूदगी में वह आपको बहुत याद किया करती थी। अकेले में रोया लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। मुन्ने के अटपटे सवालों का जवाब देना। वो सांस लेती तो भी आपके नाम से। आपकी सुबह और शाम आपकी तस्वीर देख के ही होती थी और आज भी होती है। आप चाहे तो अब भी उसके मोबाइल में तस्वीर को देख सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ऋषभ कहता है कि उस रात सिर्फ ये सच है कि मैं और निधि एक दूसरे के इतने करीब आए जब आपने हमको देखा, मगर उस पल भी निधि मेरे साथ नहीं बल्कि जैसे कि वो आपके साथ ही थी। निधि अपनी आंखें बंद कर शांतनु 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 बस आपका ही नाम ले रही थी। मैं उसको रोकता उससे पहले ही आप वहां आ गए और अगर आप ना आते तब भी मैं वह होने नहीं देता जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं निधि जी से प्यार नहीं बल्कि उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और हाँ, आखिर में मैं अब आप दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे सिंगापुर से एक कंपनी से जॉब ऑफर आया है और जिसके लिए मैं 2 साल से इंतजार में था। अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। आप और निधि साथ थे और साथ रहेंगे। मैं ना ही कभी था और ना ही कभी आप दोनों के बीच आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। समझ लेना, एक हवा का झोंका दरवाजे से आया और खिड़की से चला गया। अगर चाहता तो बिना बताए ये चला जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चोरी हो जाती और जो गुनाह हमने किया ही नहीं वो सच कहलाता। इसलिए आपकी गैर को दूर कर सकूं, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है यह सब अब इतना पहले की तरह आसान नहीं, मगर एक न एक दिन मेरे जाने के बाद पहले साथ सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए ऋषभ शांतनु के हाथों में निधि का हाथ थमा देता है। निधि उसकी ओर एक नज़र देखती रह गई। उसकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि तुम इतने अच्छे, और अगर इतने अच्छे हो तो जा क्यों रहे हो? तुमको मुझसे प्यार है तो एक बार कह दो, जो आज तक ना कहा। ऐसा ही दिल में इतना दर्द लेके कैसे जी पाओगे? उस रात तुम कुछ कहने वाले थे, एक बात अधूरी। दिल में इतना दर्द लेके कैसे जिंदगी जी पाओगे? उस रात तुम कुछ कहने वाले थे, एक बात अधूरी रह गई। हम दोनों के बीच एक कहानी अधूरी रह गई। एक तरफ से देखा जाए तो हम दोनों के बीच कुछ ना होकर भी सब कुछ हो गया। कोई रिश्ता ना होकर भी एक अनचाहा सा रिश्ता जुड़ गया। सच में एक हवा का झोंका जो बस एक बार मुझे और मेरे दिल को जैसे छू के दूर चला गया हो। कमरे में एक अनसुनी सी खामोशी छा गई थी। सबके होठ सिल गए थे। शांतनु को एक पल के लिए ऋषभ की बातों पर यकीन करने का मन किया। एक नज़र निधि की ओर देखा, जिसकी आंखों में कई तरह के सवाल, कई उलझने, कई आंसू छुपे नजर आ रहे थे। 4 दिन बाद आज शांतनु ने निधि को एक नज़र देखा। दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से बात कर रही थी। निधि की आंखें एक मौका और एक माफी चाहती थी। तभी शांतनु ने कहा कि पहले भी मैंने कहा और अब भी यही कहता हूँ कि तुम दोनों को जो ठीक लगे वो करो। मेरी मर्जी ना मर्जी की कोई बात नहीं। कहते हुए रूठते हुए फिर से शांतनु वहां से खड़ा होकर मुन्ने के कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर ऋषभ और निधि की नजरें एक दूसरे से टकराती है। ऋषभ ने झुककर निधि से कहा, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाकर हवा के झोंके की तरह चले जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस एक पल के लिए भूल गया था कि आप किसी और की अमानत हो। हाँ, मेरी नहीं, हाँ, किसी और की अमानत हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपसे मैंने दोस्ती भी दिल से की। इसलिए आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ से आज अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ। दूर, बहुत दूर। हो सके तो मुझे भूल जाइएगा और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लाने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हुए ऋषभ वहां से खड़ा होकर अपनी बैग लेकर बिना निधि का जवाब या बात सुने वहां से चला जाता है। निधि के पास भी इस वक्त ऋषभ को कहने या रोकने की कोई बात या वजह नहीं थी।
वह एक तरफ से उसे जाता हुआ देख रही थी और दूसरी तरफ कमरे का दरवाजा जिसमें शांतनु रूठ के बैठा हुआ था। निधि के लिए अब शांतनु को मनाना यह एक चुनौती जैसा था। वह शांतनु जो निधि की हर बात आसानी से मान लेता था, जिसकी सुबह और शाम निधि का चेहरा देखकर होती थी। निधि के साथ बातें करना, रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, प्यार का इकरार करना, सब कुछ जैसे एक पल के लिए शांतनु भूल गया था। सच कहूँ तो शांतनु की जगह और कोई भी होता तो भी वो ऐसा ही करता, शायद इससे भी बुरा कि निधि को घर से निकाल ही दे। शांतनु को अब सिर्फ और सिर्फ निधि की गलती नजर आती थी। वह खुद उससे जैसे नजर चुरा रहा था। शांतनु और निधि एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे थे। निधि से अब बात कर पाना अब शांतनु के लिए आसान नहीं था। ऊपर से दिन रात रो रो कर दिन ब दिन निधि का हाल बेहाल हो रहा था। निधि शांतनु से बातें करना चाहती थी तो शांतनु कुछ जरूरी काम है कहते हुए चला जाता। चाय लेकर जाती तो आज मन नहीं ऐसा कह देता। उसकी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं मिलता। निधि शांतनु का मन पसंद खाना बनाती, तब भी शांतनु खाना खाकर आया कहते हुए भूखे पेट सो जाता। दोनों के गले से निवाला नहीं उतरता था। मुन्ना भी अब समझ रहा था तो वह भी शांतनु से पूछ लेता कि पापा पापा आजकल मम्मा बार बार अकेले में क्यों रोती रहती है, आपसे उनकी फाइट हुई है क्या? तब शांतनु उसको झूठ कहते हुए मना लेता या तो हंसा कर बात को भुला देता। रात को भी बिस्तर के एक तरफ शांतनु तो दूसरी तरफ निधि मुंह पलटकर सो जाती। एक दिन निधि से रहा नहीं गया। निधि ने जबरदस्ती से शांतनु का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठाया और कहने लगी कि मुझे कुछ कहना है और आपको आज मेरी हर बात सुननी ही पड़ेगी। आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर भी शांतनु वहां से खड़ा होकर चलने लगा। तब निधि शांतनु के पांव पकड़कर अपने घुटने के बल वही जमीन पर बैठ जाती है जैसे ऋषभ ने किया था और अपने एक हाथ से जोर लगा कर निधि ने शांतनु को फिर से सोफे पर बिठा दिया। शांतनु ने जब निधि की आंखों में आंसू देखा तो उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। एक पल के लिए शांतनु का दिल यह देख पिघल गया, फिर भी वो चुप रहा। तब आंखें बंद रखकर ही निधि ने अपनी बात कहना शुरू किया। शांतनु, मुझे खुद को ही नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मगर ये बात भी सच है कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। आपकी ये नाराजगी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो कहना है वह आपको सुनना ही पड़ेगा। जब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे तब मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हौसला कभी नहीं हारा। लोगों की खरी खोटी सुनी, कई आदमी की बुरी नजरों से भी अपने आप को बचाए रखी, कई मर्द के बिस्तर पे अपने साथ सोने का ऑफर को भी मैंने अनदेखा और अनसुना कर दिया। ये बात मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बताई कि आप कहीं आपको इस बात से तकलीफ ना हो, आप अपने काम पे ध्यान दे सको, या यूँ कहो तो कभी हिम्मत भी नहीं हुई। डर लगता था कि आप क्या सोचेंगे। आप अपने उसूलों के बड़े पक्के हो, ये जानते हुए आपके कहे मुताबिक जिंदगी जीने की कोशिश करती रही, या कहूँ तो अपने आप को आपकी नज़रों से देखने लगी। दिन ब दिन मुझे आपकी याद इतनी सताने लगी कि मैं दिन रात बस आपके ही बारे में सोचा करती। न रात को नींद, न दिन को चैन, न ही कहीं आने जाने का मन करता और न ही घर में मन लगता। तभी आपने मुझे योगा क्लास जाने को कहा। आपने मन की कुछ कर लूं तो दोस्त भी बनेंगे और मन भी लगा रहेगा। लेकिन उलझने और भी बढ़ने लगी। दोस्त बने, दोस्ती हुई, बातें हुई, मन को अच्छा लगने लगा, वक्त भी कट जाता, मगर आपके बिना जैसे सब कुछ अधूरा सा था। मैं कोई बहाना नहीं बना रही और ना ही अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही। मैं और ऋषभ कभी अकेले में नहीं मिले थे, पहली बार हुआ था और आखिरी बार। उसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की। आप मेरे दिल के सरताज हो। आप भी मेरी सुबह आपके नाम से होती है और शाम आपके नाम से। मेरी धड़कनों में आपके नाम का संगीत आज भी बजता है। आपकी जगह जो मेरे दिल में है वह और कोई कभी भी नहीं ले सकता। वह एक एहसास था, हवा का झोंका था जो आकर चला गया। उस हवा के झोंके को ना ही मैं पकड़ के रख सकती हूँ और ना ही आप।
जो चला गया उसे भुला देने में ही हम दोनों का अच्छा है। आप हमसे रूठे हुए रहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी सांसें रुक सी गई है। मैं हर पल घुटन महसूस कर रही हूँ और इस घुटन के साथ जीना और भी मुश्किल हो रहा था। या तो आप मेरे साथ लड़िए, मुझ पे जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, मुझे अगर मारने का मन करे तो वो भी कर लीजिए, फरियाद कीजिए, मगर यूँ चुप न रहिए। मुझसे अब आपकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा करके आप अपने आप को भी सजा दे रहे हो और मुझे भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं आपसे। आप मुझसे खफा रह सकते हो मगर मुझसे दूर नहीं। जिंदगी को अब और मुश्किल ना कीजिए। जो भी आपके दिल में है वो आज बता ही दीजिए। हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिएगा, मगर अब मुझसे यूं नाराज ना रहिएगा। कहते हुए निधि वहां से शांतनु का हाथ छुड़ाते हुए खड़े होकर जाने लगती है, लेकिन शांतनु ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। शांतनु ने रोती हुई निधि को अपनी ओर खींच लिया। ना कुछ कहे सुने निधि को अपने गले लगा लिया। निधि को गले लगाकर शांतनु भी रो पड़ा। शांतनु और निधि ने एक दूसरे को बड़े जोरों से गले लगा लिया, ऐसे जैसे कई सालों से बिछड़े हुए दो प्रेमी आज मिले हो, जैसे कि धरती और आसमान का मिलन आज हुआ हो। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। कई दिनों की दूरियां मिट गई। दो बिछड़े दिल फिर से एक होने लगे। हवाओं में से जैसे संगीत बजने लगा। बाहों से बाहें मिली, उनके बाद होठों से होठ टकरा गए। निधि की आंखें बंद, आंसू की धारा अब और भी बह रही थी। आखिर शांतनु ने निधि को माफ ही कर दिया, लेकिन कुछ वक्त तक दोनों के बीच हिचकिचाहट तो रह ही जाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद धीरे धीरे सब पहला सा ठीक हो जाता है। शांतनु, निधि और मुन्ना अब सब साथ में दिल्ली में ही रहते हैं और बहुत खुश भी है। लेकिन कभी कभी एक अनचाहा सा रिश्ता जो निधि और ऋषभ के बीच आ गया था, वो पल दो पल के लिए कभी कभी निधि को आसमान में देखने पर या तेज हवा के झोंके जब निधि को छू जाते हैं तब उसे याद आ जाता है। लेकिन निधि उस पल को फिर से अपने अंदर समेट कर फिर से अपने काम में लग जाती है।